Good morning, students. Today we will discuss about electrical oscillations. This is the topic of BSc Part First, Classical Mechanics. सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युतीय दोलन होते क्या हैं. तो जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस है वो ऐसे होते हैं जब हम किसी भी या मतलब शुद्ध प्रेरकत्व ले लो आप, मतलब शुद्ध प्रेरकत्व मतलब प्योरली लोड, और इसके अलावा रेजिस्टेंस, एंड थर्ड होता है आपका संधारित्र कैपेसिटर. जब तीनों को हम समांतर या श्रेणी क्रम किसी भी क्रम में लगाते हैं, संयोजित करते हैं, तो उससे बनने वाला जो ऑसिलेटर होता है या दोलन होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर या विद्युत परिपथ कहते हैं. यदि हम किसी भी परिपथ में ओनली एल व सी का यूज करें, एल व सी का मतलब क्या होता है, या तो शुद्ध प्रेरकत्व एल या फिर आपका शुद्ध संधारित्र मतलब प्योरली इंडक्टर या प्योरली कैपेसिटर का यूज करें, तो ऐसा जो परिपथ होता है, ऐसा जो सर्किट होता है वो कहलाता है आपका सिंपल सर्किट कहलाता है, या सिंपल हार्मोनिक सर्किट कह सकते हो, ऑसिलेटर कह सकते हो, सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है. लेकिन यदि हम बात करते हैं कि एल व सी में सर्किट के साथ साथ यदि हम रेजिस्टेंस को भी ऐड कर दें, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को भी यदि ऐड कर दिया जाए, तो ऐसा जो सर्किट होता है वो आपका अवमंदित आवर्ती दोलक कहलाता है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है. डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो उससे दोलन की शक्ति का क्षय होता है, पावर डिसिपेशन होता है, लॉस ऑफ पावर होता है किसमें, दोलन में. तो उसकी पूर्ति के लिए कि जो वो लॉस हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, एक विद्युत वाहक बल का प्रयोग करते हैं, जो बाह्य मतलब बाह्य विद्युत वाहक बल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई किया जाता है सर्किट में, जिससे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आपको प्राप्त हो. और यदि हम उसमें ईएमएफ का प्रयोग करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्राप्त होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो रेजिस्टेंस होता है या जो पावर डिसिपेशन होता है या आवेश, जो दोलनी का आवेश क्यू होता है, वो चरघातांकी रूप से कम होता जाता है. क्या होता है, चरघातांकी रूप से कम हो जाता है. तो इस प्रकार इसे हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस कहते हैं. समझने वाली बात ये थी कि यदि परिपथ एल सी आर तीनों से संयोजित होकर बना है तो वो डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है, और यदि उसमें ओनली शुद्ध एल या सी है तो वो आपका क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट करता है. डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर जो दोलन है उसकी जो आवेश है क्यू, दोलन का आवेश जो क्यू है वो चरघातांकी रूप से क्या होता जाता है, कम होता जाता है. जैसा हमने पिछले टॉपिकों में डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था, उसमें आपने डायग्राम भी देखा था कि जो आवेश का मान है वो चरघातांकी रूप से क्या होता जाता है, घटता चला जाता है. इसके बाद हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में हमारे जो एलसीआर हम परिपथों की बात कर रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. तो जो एलसीआर परिपथ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सीरीज एल सी आर, और दूसरा होता है आपका पैरेलल एल सी आर. अब ये सीरीज और पैरेलल एलसीआर क्या होते हैं, देखो सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम में, एंड पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम में. यदि आप श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ की बात करते हो जिसमें आपका शुद्ध लोड मतलब प्रेरकत्व प्योरली लोड, और इसके अलावा आपका संधारित्र जो होता है वो रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है या श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ज्वाइन होता है, इस प्रकार के परिपथ को हम सीरीज कहते हैं, सीरीज एलसीआर कहते हैं. और यदि एल और सी रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल क्रम में है या पैरेलल में है तो उसको हम पैरेलल एलसीआर कहते हैं. इनमें ऑसिलेशंस कैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऑसिलेशंस प्रोवाइड करने के लिए हम पूरे सर्किट में एक ईएमएफ का प्रयोग करते हैं. ईएमएफ का मतलब होता है मतलब ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बाह्य बल भी आप इसको कह सकते हो, बाह्य विद्युत बल एक तरीके का होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित होती है, जिसके कारण पूरे सर्किट में एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है. थैंक यू. इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है. कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जिनके हमने टू टाइप्स पढ़े थे. उसमें परिपथ पढ़े थे, सर्किट्स पढ़े थे जिन्हें हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी कहते हैं. फर्स्ट था हमारा सीरीज एलसीआर एंड सेकंड था हमारे पास पैरेलल एलसीआर. आज हम बात करेंगे फर्स्ट की अपने सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट में किस प्रकार इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हम प्रोवाइड कराते हैं या उसमें उत्पन्न होते हैं. सबसे मेन चीज समझने वाली ये है कि ऑसिलेशंस हमने आपको 3-4 प्रकार के पढ़े थे ऑसिलेटर.
पहले हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा, इसके बाद हमने डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा, इसके बाद हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा, देन हमने ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा, और लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा, कपल्ड ऑसिलेटर पढ़ा। ये जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हैं ये प्रणोदित पर ही काम करते हैं। आप देखना जब सीरीज एलसीआर की जो इक्वेशन लास्ट में निकल के आएगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी ड्राइवन ऑसिलेटर के प्रणोदित आवर्ती दोलक के सिमिलर आती है। प्रणोदित आवर्ती दोलक में आप सीख के आए थे, आपने फ्रीक्वेंसी निकाली थी एफ नॉट, आपने एम्पलीट्यूड एक्स नॉट भी निकाला था और शायद टेन थीटा की वैल्यू भी निकाली थी। वही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास परिपथ में एक लोड रेजिस्टेंस है, लोड है L, इसके साथ कनेक्ट है आपका संधारित्र C, और इसके साथ परिपथ में हमारे पास इन दोनों से श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इन तीनों को एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं EMF, जिसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू ई नॉट ई आयोटा ओमेगा टी, इसका मान होता है। अब ये जो करंट है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास फ्लो है। सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है, इसके कारण इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो ऑल्टरनेट करंट है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में। सबसे मेन चीज हम लोड रेजिस्टेंस की पहले बात करेंगे कि यदि आपके पास परिपथ में विद्युत वाहक बल के कारण प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब ये धारा लोड के पास पहुंचेगी, मतलब इस प्रेरकत्व के पास पहुंचेगी, तो जब प्रत्यावर्ती धारा प्रेरकत्व के सिरों पर होगी तो मतलब पहुंचेगी, तो इस प्रेरकत्व के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसकी वैल्यू जो होती है विभवांतर की वो कितनी हो जाती है, -L di/dt। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, L di/dt हो जाती है। इसके बाद धारा गई संधारित्रों में। इसके हमने माना संधारित्र का आवेश कितना है, Q है, तो संधारित्र के सिरों पर जो प्रवाहित धारा है उससे विभवांतर कितना हो जाएगा, Q/C हो जाता है। और इसके बाद वो किस पे गई, रेजिस्टेंस के पास गई, तो उस पे जो विभवांतर होता है वो कितना हो जाता है, V = IR हो जाता है। ओम्स के लॉ से आपने पिछली क्लासेस में भी ये चीजें पढ़ी होंगी। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रेरकत्व है इस पर टोटल कितना हो जाएगा विभवांतर, E - L di/dt हो जाता है। आप सबने पढ़ा होगा किरचॉफ का नियम, तो जो किरचॉफ के नियम से क्या होता है, इसका विभवांतर कितना है, E - L di/dt। कितना विभवांतर है, L di/dt। यहाँ से हो गए, मतलब विद्युत वाहक बल को आप लोगे तो कितना हो जाएगा, E - L di/dt प्लस संधारित्र पर कितना है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर Q/C n प्लस IR। और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, L di/dt, यहाँ पे इसको लिया होंगे Q/C है प्लस IR, तो ये हो जाएगा प्लस Q/C n प्लस IR, और बराबर E की जगह क्या लिख सकते हैं, E नॉट E आयोटा ओमेगा टी। क्लियर है बिल्कुल ये चीज, E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट E आयोटा ओमेगा टी। इस पर सिरों पर उत्पन्न विभवांतर L di/dt है, संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर Q/C है, एंड इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर IR। किरचॉफ के नियम से हम जानते हैं E बराबर इसके तीनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर योग के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, सेम बात है, या तो E को उधर लेके लिख लो, तीनों को योग में लिख लो, या फिर E को इसके साथ लिख लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे आगे कैलकुलेशन में, देखना ये है L di/dt प्लस Q/C प्लस IR। अब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं कुछ जिससे हम सॉल्व कर सके, चेक कर सके। तो I इज इक्वल टू कितना होता है, dQ/dt, सब जानते हो I इज इक्वल टू कितना होता है, dQ/dt होता है। तो यहाँ पे यदि हम I की वैल्यू रखेंगे तो L ये हो जाएगा d2Q/dt स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखेंगे Q/C, क्या है आपके पास, यहाँ पे Q/C है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, Q/C एज इट इज रहेगा ये आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस IR, I की जगह कितना आ जाएगा, dQ/dt, और इसमें आ जाएगा आपका R। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हमने क्या किया, इसमें L का पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे दिया, यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा E नॉट E आयोटा ओमेगा टी। क्लियर यहाँ तक। अब हमने इसमें L का डिवाइड दिया, L का डिवाइड दोगे तो d2Q/dt स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोगे तो हो जाएगा
आर अपॉन एल डी क्यू ओवर डी टी, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एल सी क्यू, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। होगा या नहीं होगा? क्लियर? अब देखो आपका ये जो समीकरण है ये ड्राइव एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इनकी वैल्यूज रखते हैं। कैसे? हमने मान लिया आर अपॉन एल किसके बराबर है, 2 गामा के बराबर है, 2 गामा 1 अपॉन एल सी, हम जानते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 अपॉन एल सी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको हमने मान लिया कि एफ नॉट बराबर हो जाता है ई नॉट बाई एल। इन तीनों को हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में इनकी वैल्यूज रखते हैं। देखो डी 2q ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल की जगह आ जाएगा 2 गामा डी क्यू ओवर डी टी एंड प्लस 1 अपॉन एल सी, इसकी जगह कितना आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू बराबर एफ नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। ध्यान से इस इक्वेशन को देखें तो ये आपकी ड्राइव एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार कर रही है। किसकी तरह हो रही है ये? ड्राइव एन हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रणोदित आवर्ती दोलक की भांति आई है। अब हमने उसमें एफ नॉट की वैल्यूज निकाली थी, सेम उन्हीं वैल्यूज को रख के हम इसमें पावर डिसिपेशन जो 3 हमने उसमें केसेस यूज किए थे उनको केसेस को यूज करके हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं एलसीआर परिपथ के लिए। इससे आगे का देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जो पढ़े थे, हमने सबसे पहले उसकी थ्योरी देखी कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होते क्या हैं। देन हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे आए थे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सीरीज एलसीआर एंड सेकंड होता है आपका पैरेलल एलसीआर। सीरीज एलसीआर सर्किट में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने ये इक्वेशन बना ली थी जो एकदम प्रणोदित दोलक के तुल्य है। कैसी है ये इक्वेशन? ड्राइव एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के समान है। अब ड्राइव एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसे तो हमने देखा था वहां पे कि ड्राइव एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन में हम इनका एक हल निकालते हैं, सामान्य हल या जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यदि हम देखें वैसे अगर हम ड्राइव एन की बात करें तो वहां पे हम बात करते हैं आयाम मतलब विस्थापन एक्स नॉट को लेके चलते हैं। हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पूरे परिपथ में जो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है वो कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो यदि हम इसका हल देखें तो हल हमारे पास आ जाता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। कितना हल आ जाता है? क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप इसको लिख सकते हो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये क्या हो जाता है आपके पास? इस समीकरण का हल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने वहां पे वैल्यूज निकाली थी एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पूरे का होल आपका 1/2। ये हमारे पास वैल्यू आई थी। तो सेम ऐसी यदि हम यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास आ जाती है एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाती है? क्यू नॉट की हमारे पास वैल्यू हो जाती है। क्योंकि जो हम अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने देखा था हमारे पास जो धारा है, धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि यहाँ पे हमें धारा का मान निकालना है आई का, तो हम कैसे निकालते हैं? हम अच्छे से जानते हैं कि आई नॉट बराबर हो जाता है आपके पास क्यू नॉट ओमेगा। कितनी वैल्यू आ जाती है आई की? क्यू नॉट ओमेगा। तो आई की जो वैल्यू आती है, अब यहाँ पे हमने क्यू नॉट की वैल्यू निकाली थी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस नहीं प्लस होता है, प्लस 4 गामा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमने क्यू नॉट की वैल्यू निकाल ली है। अब यदि हम धारा का मान हम जानते हैं कि जो धारा का मान होता है वो आई इज इक्वल टू कितना होता है? डी क्यू ओवर डी टी होता है। हमारे पास यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो डी क्यू ओवर डी टी होती है। हमारे पास ऑलरेडी हमने जनरल इक्वेशन जो फाइंड की थी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो हम क्या करेंगे? इसका समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यदि हम इसका टी के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। इसका करेंगे तो क्यू नॉट रहेगा और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना हो जाता है? कॉस होता है, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी माइनस 5। जब इसका करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? बस इसका बचेगा हमारे पास ओमेगा। लेकिन हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो साइन में है, ये कॉस में है। तो इसको साइन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस साइन
क्या करना पड़ेगा, ओमेगा टी माइनस पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, साइन में आ जाएगी। क्लियर है ये चीज कि यदि हम ओमेगा टी माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन में आ जाएगी वैल्यू इसकी, कि हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस पाई को साइन ओमेगा टी माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 इसमें लिखा जा सकता है। अब यदि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई प्लस, इसको हमने डिनोट कर लिया इससे डेल्टा से। ये आपका जो साइन है इसको हम बोलते हैं कला, क्या बोलते हैं इसको हम, फेज एंगल बोलते हैं, कला कोण बोलते हैं। आप अच्छे से देख लो यहाँ पे इस इक्वेशन में कि ये किसका है, आई बराबर क्यू नॉट ओमेगा, आई नॉट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसको डी क्यू ओवर डी टी है, डी क्यू ओवर डी टी को किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है, और क्यू नॉट ओमेगा को हम डिनोट कर लेते हैं आई नॉट से। तो ये वैल्यू हो जाती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डी। इस इक्वेशन से क्या प्रूव हो रहा है कि जो आपका प्रणोदित चालित आवर्ती दोलक है, या आप ये कह सकते हो जो यहाँ पे प्रणोदित एलसीआर दोलक है या एलसीआर परिपथ है, उसकी जो कला है वो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की कला से डेल्टा कोण पीछे होती है। कैसी होती है, डेल्टा पीछे होती है। इससे ये आपका यहाँ पे सिद्ध होता है कि जो प्रणोदित एलसीआर परिपथ है या ड्राइव इन हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर जो ड्राइव इन एलसीआर सर्किट है, उसका जो फेज एंगल है डेल्टा, वो आपके ईएमएफ का जो फेज एंगल है उससे कितना पीछे होता है, डेल्टा पीछे होता है, या फिर आप ये कह सकते हो डेल्टा पीछे होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे इसमें बात करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, अगर ऊपर से देखें तो क्यू नॉट इज इक्वल टू इक्वेशन है आपके पास एफ नॉट अपॉन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे क्यू नॉट है एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। तो आप क्या कर सकते हो हमारे पास कि इसमें यदि हम क्यू नॉट ओमेगा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है, ये आई नॉट की। तो यदि हम इसको आई नॉट के फॉर्म में लिखें तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ नॉट ओमेगा, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एफ नॉट क्यू नॉट ओमेगा। तो यहाँ पे आई नॉट की जगह क्या आ रहा है, क्यू नॉट ओमेगा। तो इसमें भी हमको किसका इंटू करना पड़ेगा, ओमेगा का इंटू करना पड़ेगा। तो एफ नॉट ओमेगा अपॉन आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 1/2। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हमने पिछले सेक्शन में इनकी वैल्यूज रखी थी, कैसे कैसे वैल्यूज रखी थी, तो उन वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं। एफ नॉट की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, ई नॉट बाई एल ओमेगा, ये हमने इसकी वैल्यू रखी थी। ओमेगा नॉट स्क्वायर की कितनी वैल्यू है, 1/L C माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपकी इसकी वैल्यू थी। आगे बढ़ेंगे, -4 गामा स्क्वायर। यहाँ पे जो 2 गामा है उसकी वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे कि जो 2 गामा है वो किसके बराबर होता है आपका, किसके बराबर होता है, 2 गामा हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी R/L के। तो यदि आप R/L बराबर हमने कितना रखा था, 2 गामा रखा था। यहाँ पे क्या है आपके पास 4 गामा स्क्वायर है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी करके देख लो। इसमें आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का होल 1/2, यही बचेगा आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू, अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन, और ये यहाँ पे आएगा ओमेगा नॉट ओमेगा अपॉन एल, इधर है ओमेगा अपॉन एल, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन ओमेगा। तो जब आप एल अपॉन ओमेगा को इसके अंदर लेके जाओगे तो इस इक्वेशन में आपका कितना बचेगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1/ओमेगा सी माइनस, जब यहाँ पे अंदर आएगा ये कितना आ रहा है आपके साथ साथ एल अपॉन ओमेगा चल रहा है, तो जब ये इसमें अंदर एंटर लेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ आपके पास कितना बचेगा, एल अपॉन ओमेगा, यही बचेगा यहाँ पे आपके पास। आगे बढ़ेंगे, इसका कितना है ये होल स्क्वायर माइनस, आगे बढ़े आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आए एल स्क्वायर आया, एल स्क्वायर से क्या हुआ आपका, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एल अपॉन ओमेगा को अंदर लेके जा रहे हैं, एल से एल कैंसिल, यहाँ पे हम ओमेगा कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, एल ओमेगा बचेगा, और माइनस यहाँ पे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ आपके पास कितना बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, इसका होल 1/2, ये आपकी धारा आयाम का मान आ जाता है। इसके बाद इसमें आप कला कोण का भी मान निकाल सकते हो, tan डेल करके।
tan phi माइनस पाई बाई 2 करके निकाल सकते हो। इस तरीके से इसमें वैल्यूज निकल जाती है। तो इसको आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।